हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए वेस्टर्न ग्रुप डी और एनटीपीसी पैटर्न पर आधारित आज हम आपके सामने लेकर आए मैथ्स के क्वेश्चन। और ये आपका मैथ्स का प्रैक्टिस टेस्ट 5वां है। इससे पहले जो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही आपको रीजनिंग के भी जो है वीडियो मिलेंगे, तो आप रीजनिंग के भी वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, बात करें हम रीजनिंग के क्वेश्चन की तो 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और हमारा टारगेट ये है कि 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सोल्व करने हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर भी करें। बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने कि नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, यानी एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिए। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 20% बढ़कर कितना हुआ। तो देखिए, आप एक फार्मूला याद रहोगा, यदि नहीं याद है तो आप समझ लीजिए x + y + xy 100। एक ही चीज़ को दो बार बढ़ाया जाए या घटाया जाए, घटाया जाएगा उसके पहले माइनस लिख लेंगे, यदि बढ़ाया जा रहा है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 20% फिर आपका जो है 20 × 20/100, इससे करेंगे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44%। 44% इंक्रीज हुआ है। यदि हम ये कहें किसी संख्या को 44% बढ़ा दिया जाए तो कितना घटा दिया जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर 100 × x/100 + x, यानी कि x% यदि जो है बढ़ जा रहा है और कितना परसेंट कमी कर दी जाए। तो हमें दिख रहा है यहाँ से 44% बढ़ गया, तो 44 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100 × 44/100 + 44। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100 × 44/144। 144 होगा, इसको जो है हम 4 से भाग कर ले तो ये 11 हो जाएगा। और ये आपका जो है 4 × 12, 4 × 6 = 24। फिर ये आपका हो जाएगा कितना, फिर ये आपका हो जाएगा 25, 4 से डिवाइड कर ले तो ये आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 25 × 11/9 ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखिए 11 से इंटू करना बहुत आसान है, 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे, 5 और 2 7 और इधर 2/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 35/9%। 35/9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये था आपका पहला तरीका, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अब बात करते हैं ट्रिकी मेथड की, दूसरे तरीके की। ट्रिकी मेथड है, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, सभी एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 20% का फ्रैक्शन निकालना होगा। 1/5 आ जाएगा 20% का फ्रैक्शन। इसका मतलब +1/5, यानी कि पहले यदि 5 होता तो ये बढ़कर 6 हो जाता, फिर 5 दूसरे बार भी तो फिर 6 होगा। इसका मतलब इन दोनों को इंटू कर लीजिए, 25 आएगा और इसको इंटू कर लेंगे 36 आएगा। अब देखिए 25 से बढ़कर 36 हो गया तो घटेगा कितना, 11 घटना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो प्रतिशत कमी यदि निकालना होगा आपको तो क्या करना है, अधिक माइनस कम, यानी कि 11/36, यानी कि बड़ा मान लिखना होगा और फिर इंटू 100%। ठीक है, अब 100 लिखेंगे तो यहाँ से जो है आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये आप 4 से कटा देंगे 25 हो जाएगा और ये 4 × 9 = 36, यानी यहाँ पर भी आपको 11 × 25/9 मिलेगा और 11 × 25/9 यहाँ पे भी आपको मिला था। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35/9% जो है आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये आपको सारी चीज़ें, दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने कि तपस मिहिर की तुलना में दोगुना तेजी से काम करता है, यानी तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। ध्यान से समझिए, तपस मिहिर की तुलना में दोगुना तेजी से काम करता है। इसका मतलब तपस कम समय लेगा और मिहिर जो है डबल समय लेगा। यानी कि हम बात करें यहाँ पर तपस और मिहिर की, तो तपर यदि किसी काम को, तपस यदि किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है तो मिहिर जो है 2x दिन में समाप्त करेगा। ये दोनों का कार्यक्रम है। अब देखिए, दो लोगों के लिए जब इंफॉर्मेशन मिले, एक आदमी x दिन में और दूसरा y दिन में, तो दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर जो है x + y दिन में जो है समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर। कोई व्यक्ति x दिन में और दूसरा व्यक्ति y दिन में समाप्त करता है तो दोनों को यदि मिलाकर वर्क कराएं हम तो ये दोनों x + y दिन में जो है समाप्त करेंगे।
अब इसी फार्मूले पे जो हम सवाल को सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि तपस x दिन में, मिहिर 2x दिन में, और दोनों को नीचे जोड़ लेंगे 3x हो जाएगा। और यही जो है 12 के बराबर है, क्योंकि दोनों का मिलाकर दे दिया था कि 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब ये x से x खत्म हो जाएगा, 2 से आपका 12 खत्म हो जाएगा 6, x इजकल टू हो जाएगा 3 × 6, यानी कि x इजकल टू 18 डेज। क्या हो जाएगा? 18 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक डीलर ने 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से मेरी बात समझिए, ये आपका एसपी है क्योंकि खरीदा गया है। उसके बाद अंकित मूल्य पर 12% छूट दिया गया है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यदि अंकित मूल्य x रुपया होता तो इस पर 12% छूट यानी कि 88% दाम लगेगा, और 88% दाम का मतलब यही हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य एसपी, यानी कि जो एमआरपी है x इजकल टू ये हो जाएगा 7660 इंटू 100/88। ये आपका क्या है? एमआरपी है। अच्छा, ये जब आपका एमआरपी है, ये जब आपका एमआरपी है तो एमआरपी से हम जो है एमआरपी पे, ये आपका एमआरपी है। अब इसने कहा कि जो है एमआरपी जब आ गया, जैसे ये जी बिल्कुल, एमआरपी जब आ जाएगा उसके बाद कहा कि 10% का लाभ भी होता है, यानी इस पर जब बेचा गया है तो 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ का मतलब कि, फिर से ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये आपका जो है छूट दिया गया फिर लाभ दिया गया है, तो 10% लाभ का मतलब अब जो है 10% लाभ यानी कि आप 110 को ऊपर लिखोगे, और जो है ये आपका जो है क्या लिखेंगे? 100 नीचे लिख लेंगे। ये आपको जो है यहाँ से ये 100 कट गया, ठीक है। 88 को हम जो है यहाँ पर 10 कर ले, 8 से कटा ले, 88 8 बार कट जाएगा 11 से, 8 से इसको कटाए तो ये आपका हो जाएगा कितना? देखिए ये कटेगा नहीं तो लिखेंगे 76600/8। अब इसको कटा सकते हैं, तो ये जब भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 9,575 रुपया। 9,575 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसका कोई और मेथड है क्या? बिल्कुल मेथड है। इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूर इसका जो है ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए, और समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखिए सीपी और एमआरपी में जो रिलेशन होता है, जो रेशियो होता है सीपी और एमआरपी का, सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 88 हो जाएगा, और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि ये हो जाएगा आपका 110, ठीक है। ये सीपी और एमआरपी का नियम है। अब यहाँ पे जो है आपको दिखा कि 88 का मतलब 7660 है, ठीक है। ये दिया गया है आपको डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, यानी 88 यूनिट का मतलब 7660 है, तो 1 का मतलब जो है आपका 7660/88। अब आपसे कहा कि 101 का बताए, 101 का कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल है, जब 1 का निकाल लिए तो 110 का भी निकाल सकते हैं, 7660/88 इंटू 110 110। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने जो है अभी सॉल्व किया था, ये दोनों आप चाहें तो 8 से आपको कटा ले, इसको 8 से 11 से कटा दें और फिर सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है बिल्कुल आ जाएगा। देखिए हमने जो है 8 से कटा 11 से कटा दिए, 11 दाम 110 और 11 बटे 88, ये आपका 88 था, ठीक। अब ये आपको बन गया क्या? 76600/8। फिर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 9575, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और लाइक एक ही बार करना है, शेयर आप जितना बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है, ए और बी की आय जो है 4:3 है, और इनका खर्च का अनुपात जो है 3:2 है। ये ए है और ये बी है। तो यदि प्रत्येक की 600 की बचत है, देखिए यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिए, इन दोनों में अंतर देखिए, इसकी बचत जो है 4 - 3 करेंगे बचत 1 का, और इसका भी बचत 1 का। जब बचत 1 का है इसका मतलब बराबर है दोनों, तो हम ये कर सकते हैं कि 600 जो है 1 यूनिट का मतलब 600 रुपया है,
तो आपसे पूछा कि ए की वार्षिक आय, तो आय कितनी थी, 4 थी, तो 4 का मतलब 600 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 2400 रुपया, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन कब जब होगा, ये आपको जो अंतर आ रहा है, जो ये दोनों बराबर होने चाहिए, 1 बराबर 1 आने चाहिए। यदि नहीं है तो आप इन दोनों को जो है इंटू करके किसी भी संख्या से जैसे भी हो आप इंटू करके इन दोनों का अंतर बराबर लाना पड़ेगा आपको, तभी क्वेश्चन इसके सॉल्व हो पाएंगे इस मेथड से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जिसे जैसे एग्जांपल दिया 2 5 2 5, यानी 2 अंकों की संख्या उसको जो है दोबारा लिख दिया गया, फिर यानी कि पुनरावृत्ति की गई है, रिपीट कर दिया गया और इसकी 4 अंकों की संख्या बनाई जा रही है। तो इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी, इसका जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जब 2 अंकों की संख्या बार बार यानी कि 4 अंकों की संख्या ही बनाई जाएगी, 2 अंकों की सेम संख्या लिखकर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर मतलब 101, 101 से ये डिवाइड होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 का रूल आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाएंगे। 11 का क्या होता है, सम और विषम अंकों के योग के घटा देते हैं। 13 का भी रूल आपका जो 6 टाइम यदि एक ही संख्या 6 बार लिखे, यानी 25 25 25 6 बार लिखा है तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 से भी आपको 6 बार लिखा हुआ है तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये रूल होता है। आप डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। नहीं आता है तो हम आपको जो है किसी चैप्टर में आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको जो है चैप्टर वाइज चलना है, तो चैप्टर वाइज भी हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रेन इज 12 ईयर्स, यानी माँ और उसके 6 बच्चे, यानी कि टोटल कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। 7 लोगों की औसत आयु है 12, यानी कि 7 इंटू 6 7 इंटू 12 7 इंटू 12 जो है माँ और उसके बच्चे 7 हो जाएंगे और उनकी एवरेज है 12, तो 12 सत्ते 84, 12 7 से 84 हो जाएगा माँ सहित। अब देखिए जो कि माँ की आय को शामिल न करने पर, यानी कि 6 बच्चे हैं तो 6, इसकी एवरेज जो है 5 वर्ष कम हो जाती है, यानी 12 है तो इसका एवरेज जो है 7 ही हो जाएगा। 7 चक्के 42। अब देखिए इसमें 6 लोग हैं, इसमें 7 लोग हैं, जिसमें इसमें माँ थी और इसमें माँ नहीं है। इसका मतलब 84 से 42 माइनस कर ले, 42 माइनस कर ले, तो ये आपका माँ वाला आंसर निकल जाएगा। माँ की जो मदर की है उसकी आय ये निकल जाएगी। 4 में से 2 माइनस होगा 2, 8 से 4 माइनस होगा 4, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। इफ 0 डिग्री ग्रेटर देन ए लेस देन 90 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर है, यानी कि ए का मान ऐसा रखना है जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, और इसका मान जो है आपको निकाल कर हमें बताना है। तो आप जो है दोनों के बीच में आप रख लीजिए 45, 0 से 90 के बीच में 45 डिग्री रख लीजिए। ए का जो मान है आप 45 रख लीजिए, बिल्कुल आसानी से जो है ट्रेकिंग मेथड से आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस काट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 इंटू कोसेक जो है 45, कोसेक 45। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कॉट का भी 1 होता है, कॉट 45 का 1 होता है। सेक का √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे, और कोसेक का भी √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 यानी कि -2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम फॉर 2 स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड्स बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है यदि उनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। कितनी देर बाद वह एक दूसरे से मिलेंगी? ध्यान से मेरी बात समझिए। एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। यहाँ से दोनों रेलगाड़ियाँ चलना स्टार्ट किया, उनके बीच की दूरी जो है 220 है। यहाँ से ये इधर चली, यहाँ से इधर चली, तो दोनों का जो स्पीड दूरी है आपको बताना है एक दूसरे से कब मिलेंगी, कितने देर बाद, यानी समय बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा किलोमीटर, और इनकी जो चाल होगी, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड को हम जोड़ देते हैं। 50 और 60 को जोड़ेंगे
6×5 = 11, 110 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, यानी कि 2 घंटे में जो है ये क्या हो जाएंगे, 2 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आवर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति यानी ए मैन बोरोड सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग 3150, यानी कि 3150 रुपया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 4410 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी पहले साल के अंत में यदि पैसा ऐसे इस शर्त पे लेता है तो वो 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये वापस करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर यदि 5% है तो राशि का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से मेरी बात समझिए, इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या करना है, जब 5% तो इसको जो है आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1/20। 1/20 पहले साल में यदि 20 है तो ये यदि 5% ब्याज लेता है तो ये 21 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में जो है ब्याज का ब्याज भी लगता है, यानी कि 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। ये लिख ले इसे 400, दूसरे साल में जो है स्क्वायर हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए ये 21 का मतलब आपका है 3150, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 21 का मतलब 3150, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 का मतलब हो जाएगा 150, 1 का मतलब 150, तो 20 का मतलब हो जाएगा 15 दूनी का 30, 3000 रुपया। यानी कि यहाँ पर जो है आपको मिल गया 3000 रुपया, उसने जो है उधार लिया था पहली साल में। दूसरे साल में 441 का मतलब दे रहा है 4410 देगा। इसका मतलब 1 का आ जाएगा, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा आपका 10 रुपीज़, तो 400 का मतलब हो जाएगा 4000। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7000 रुपीज़। आपका राइट आंसर हो जाएगा 7000 रुपीज़ जो है उसने कुल मिलाकर पैसा लिया था। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20 पहले साल था तो जब इसमें ब्याज लेगा तो 21 हो जाएगा, क्योंकि 1/20 1/20 हो जाएगा। ये 21 का मतलब 3150, तो 1 का मतलब 150, तो 20 का मतलब 3000, यानी यहाँ पर 3000 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम 441 का मतलब है 4410, तो 1 का यूनिट का मतलब जो है आपका 10 हो जाएगा, तो 400 का मतलब 4000, यहाँ से आपका दोनों हम जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7000। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है। मेरी बात समझिए, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में वर्ष यहाँ पर 4 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष, यानी कि अंतर सिर्फ 1 साल का होगा। अंतर जो है 1 वर्ष का होगा और ब्याज परसेंटेज इसी में इंटू कर लेंगे, इतना ही परसेंट, यानी कि 75% आपका जो है डिफरेंट देगा, और 75% का मतलब ही 150 रुपीज़ है, यानी 150 रुपया है। तो 7.5, तो 1% का मतलब हम इससे कटा देंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना, 1.50 आपका कटेगा 20 बार में। कितने बार में, 150 जो है 7.5 से कटेगा 20 बार में, यानी 1% का मतलब 20 रुपया। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 100% का मतलब 1 0 है, 2 0 इधर बढ़ रहा है तो 2 0 इधर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, आप यहाँ पे पहले तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100। P और R दोनों सेम है, T1 और T2 आपका बदल रहा है तो यही दिक्कत करेगा। 4 में से यानी 5 - 4 करेंगे 1 और इंटू आपका जो है 7.5% तो ही है। इसका मतलब 1 × 7.5% जो है डिफरेंट हो रहा है, तो हमने 7.5% ही डिफरेंट आएगा जो 150 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इफ x
रेशियो y इजकल टू 3 रेशियो 4, देन 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y। इसमें जो है आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप समझिए कि x का जो मान है 3 है और y का जो मान है ये आपका 4 है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई जो है इशू नहीं है। देखिए ये आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 3 होगा, सॉरी यहाँ पर आपका जो है 7 इंटू 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये आपका रेशियो हुआ। उसके बाद जो है फिर रेशियो यहाँ पर दिया 7 इंटू 3 फिर करेंगे और माइनस 3 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि y का वैल्यू जो है 4 हमने रखा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 21 21 और ये हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 33 और ये हो जाएगा 21 में से 12, 21 में से 12 माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 होगा जैसे ही तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 11 रेशियो 3। 11 रेशियो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, यानी एक खंभा तथा एक टावर भूमि पर स्थित है। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 60 अंश तथा 30 अंश है। यानी उन्नयन कोण 60 अंश है ऊपर का, खंभे के ऊपरी भाग से ऊपरी का, और अवनमन कोण जो है 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए पहले हम फिगर के बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये आपका ABCD, ये आपका जो है टावर है, E और C टावर है, A और B क्या है आपका पोल है, ये आपका पोल है, और ये AC से लेकर E तक ये आपका टावर है, ठीक है। तो जो A और B की दूरी डिस्टेंस होगी वही जो है D और E की डिस्टेंस होगी। अब सबसे पहले हम जो है क्या करें, पहले यहाँ पर डिस्टेंस पोल की हाइट दिया हुआ है, खंबे की ऊंचाई ये 10 है तो इधर भी 10 होगा। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुमान कोण दे दिया था 30 और उन्नयन कोण 60, तो 30 अंश जब ये है तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। अब देखिए tan 30 का मान जो है tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि 30 अंश लेते हैं तो tan 30 होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी AB अपान AE होगा, AB अपान AE होगा। और tan 30 का मान होता है वो आपका 1 अपान √3। AB का मान हमें नहीं पता है, AB का मान हमें पता है 10, और ये आपका AE नहीं सॉरी BE होगा, यहाँ पर आपका BE लिखना पड़ेगा, बेस BE। तो BE का मान हमें नहीं पता है, और BE का जैसे मान हमें पता चल जाएगा BE इजकल टू 10√3। 10√3 आपका आ गया यहाँ पर, ये आपका 10√3 आ गया, तो इसके बेस पे भी ये भी आपका 10√3 हो जाएगा, यानी BE इजकल टू यही आपका हो जाएगा AD, ठीक है। अब ये आपका 10 है, ये हमने पता कर लिया है। DE इजकल टू आपका 10 कैसे, जब AB इजकल टू आपका क्या है, AB इजकल टू 10 है, तो ये आपको 10 मिला था, ठीक है। उसके बाद AD हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या, इसको निकालना है, CD हमें फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर आप लेंगे tan 60 का, और tan 60 इक्वल टू होगा CD अपान AD, CD अपान AD। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। CD हमें निकालना है और AD का मान हमने निकाल चुका है, AD का मान जो है हम लोग निकाल चुके हैं 10√3। 10√3 यानी कि CD इज इक्वल टू 10√3 इंटू 3 तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 3 और 10 इंटू 3 यानी कि 30। अब आपसे पूछा गया है कि CE का मान बताइए, यानी टावर की ऊंचाई कितनी है। तो CE या EC का मान जो है क्या हो जाएगा, DE प्लस CD। तो DE का मान हमने निकाल, ये आपको जो है इसके बेस पे ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, और CD का मान हमने निकाल चुका यहाँ पर 30। तो ये CD और DE जोड़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे। एक बार आप जो है इसकी प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले 2 इक्वल टू x प्लस 1 अपान, इस तरीके से आप जो है पहले इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 3 से 12 1 13 अपन 4 क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, और ये टोटल आपका 13 हो जाएगा। फिर 13 का में 13 4 17/13 17/13 होगा, 17/13 तो 13 ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर हो जाएगा, नीचे 17 हो जाएगा। यानी आपको ऐसे मिल जाएगा 2 इक्वल टू x प्लस 13 अपान 17
ठीक है। तो ये x इजकल टू ये 13 17 उधर जाएगा तो 2 माइनस 13/17 हो जाएगा। 17 नीचे रहेगा और एलसीएम लेंगे 17 दूनी का 34 माइनस 13, ठीक है। 34 में से 13 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 घटेगा 1 और 3 में से 1 घटेगा 2 और बटे में 17 यानी कि 21/17 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपका बेसिक मेथड है। अब आइए हम थोड़ा सा आपको जो है सिखाते हैं कि कैसे इसे फास्ट कर सकते थे, ठीक है ना। फास्ट कैसे कर सकते हैं इसको हम सीखेंगे, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको जो है सारी चीज़ें बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले यदि हम इतना निकाल लें, कभी भी इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पर इतना, तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले ये आपका 1/4 है, तो आप पहले 1 लिखिए और फिर 4 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 1, तो इसके ऊपर आप 3 लिख दीजिए और यहाँ पर आपका 1 लिख दीजिए। बस यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखने हैं 1 अंक और यहाँ पर 1 अंक, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, तो 4 से इंटू करेंगे 3 में और इसको 1 को हम ऐड कर लेंगे, तो 4 3 12 और 1 13, यहाँ पर लिख लेंगे 13। फिर वही काम 13 के ऊपर 1 है तो 1 से इंटू करेंगे, 13 1 जा 13 और फिर प्लस 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 का में 13 और 4 17। अब देखिए जो पहले था उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में है उसको बाद में यानी नीचे लिखेंगे, तो इसका मान यानी इस पूरे का मान आपका आ जाएगा 13/17। तो हमने जो है बिल्कुल आसानी से कर लिया। एक बार और इसे समझ लीजिएगा, 13/17 ये इतने पूरे का मान हो गया, यानी 2 इजकल टू x प्लस 13/17। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। एक बार और समझिए, क्योंकि जो है एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें जो है आपको इशू नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर 1/4 है तो 1/1 पहले लिखेंगे, 4 बाद में लिखेंगे। उसके बाद ये 3 जब ये बदल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 है, यहाँ पर आपका 1 है और उसके बाद यहाँ पर 2 रेखाएं खींच लीजिए, 2 रेखाएं हम लिखना है, 2 और अंक चाहिए हमें। तो 4 से 3 के ऊपर है, 4 का 3 ऊपर है, इसमें इंटू होगा और फिर इसमें क्या हो जाएगा 1 में प्लस होगा, तो 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें इंटू होगा और इधर वाले में प्लस हो जाएगा, तो 13 के में 13 और 4 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13/17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर कभी सिंप्लीफिकेशन पर हम आपके सामने जो है कभी ट्रिक्स लेकर आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र, समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज है और अंतःकेंद्र यहाँ पर एक केंद्र है और ये आपका सर्कल का केंद्र है। त्रिज्या सर्कल की होती है, वृत्त का नहीं होता, ठीक है। 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आप याद रखिए, यदि इन रेडियस है तो इन रेडियस का फार्मूला होता है, इन रेडियस का फार्मूला होता है रूट, यानी कि भुजा साइड अपान 2√3, साइड अपान 2√3, ट्रेंगल का साइड अपान यानी a अपान 2√3 y, ये आपका जो है r इजकल टू यानी स्मॉल r इजकल टू यही होता है आपका स्मॉल r इजकल टू a अपान 2√3। a क्या है, a मतलब ट्रेंगल की भुजा है। ये आपको 3 दिया है तो a का मान हमें निकालना है 2√3। अब इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 से 2 में गुणा हो जाएगा तो a इजकल टू आ जाएगा 3 दूनी का 6 √3 यानी 6√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें जो है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फार्मूला हो जाता है कैपिटल R जिसे कहते हैं, इसके बाहर यदि वृत्त बना हो तो a अपान √3 होता है। ये दोनों आप फार्मूला याद रखिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा, बहुत जगह हेल्प करता है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 यानी 336, 240, 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack in the same। यानी कि अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टॉकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। जब इस तरीके से सवाल आएगा तो हमें लेना पड़ेगा HCF इसका, तो 336 यानी 336, 240 और 96 का HCF लेंगे तो HCF आपका आ जाएगा 48। HCF क्या आएगा, ये आएगा आपका 48 HCF। क्या आ जाएगा
48 HCF आएगा, 88 जो है ये 48 HCF आएगा। तो अब बात करें 336 में जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी जो है ऊंचाई होगी। उसके बाद 240 में हम 48 से भाग करेंगे, पता चल जाएगा कितनी ऊंचाई होगी। उसके बाद जो है फिर हम 96 में 48 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कितनी जो है इसमें होंगी। तो ये आपको जो है कट जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम में, और ये आपका 5 और ये आपका जो है कितनी 2 बार में। तो 7 5 12 और 2 14, यानी कि टोटल कितनी जो है स्टेकों की संख्या होगी। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो कि 14 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये भी आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और अगले क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इसका भी आपको 2 तरीके बताएंगे और आसान सा तरीका बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि परीक्षा 100 अंक का था, उसने जो है 20% अंक प्राप्त किया और वो फेल हो गया 30 अंक से, तो हम 30 अंक यदि उसे दे दें तो वो पास हो जाएगा। दूसरा प्रतियोगी 32% अंक प्राप्त करता है, एक्स का 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो जो पासिंग अंक है उसे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हम यदि 42 अंक उसे घटा दें तो वो आ जाएगा पासिंग के जगह पे, यानी पास वाले फेल वाले को हम जो 30 अंक देकर पास करा देंगे और जो अधिक है उसको खींच कर लाएंगे पास वाले जगह पे कि आप जो भाई दोनों बराबर रहो। ठीक है, अब देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए इसको उधर करेंगे या 42 को इधर करेंगे, ये 20 को उधर कर लेंगे, तो x20 यही इसी को जो है उधर कर लीजिए। तो 330 + 42 और ये हो जाएगा 32x/100 और -20x/100। यहाँ पे जो है 30 और 42 हो जाएगा 2 और 4 3 7 72 और 30 में से 20 घट जाएगा, हो जाएगा 12x/100। तो 12 छक्के 72 और 6 ये 100 हो जाएगा, यानी x का मान जो हो जाएगा आपका 600, यानी कि टोटल पूर्णांक जो है यानी टोटल मार्क्स जो है कितने का है, 600 का है। अब बताइए 30 अंक से फेल होता है, 20% अंक प्राप्त किया, ध्यान से मेरी बात समझिए, आपसे पूछा है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। तो 20% पाया है, फेल है, 30 अंक देना है तो इसे परसेंटेज हमें बनाना पड़ेगा। तो 20% + 30 का परसेंटेज कितने का, 600 का, तो 600 × 100 यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 00 खत्म, 6 5 30, यानी 20% + 5% ये हो जाएगा 25% अंक लाने ही पड़ेंगे, तभी वो पास हो जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक बार और समझिए हमने क्या कहा, आप सवाल को यहाँ से इस पैटर्न पे सॉल्व कीजिए, पहले जो फेल है उसे पास करिए, जो पास है उसे जो है पासिंग पे लाइए, तो x का मान आ जाएगा। x का मान जैसे आएगा 20% ला रहा है, 30 अंक से फेल है, तो 30 अंक का मतलब परसेंटेज कितना, तो 30 अंक का परसेंटेज 5% और 5% हो जाएगा तो आपका 20% और +5%, यानी कि 600 अंक है, यानी परसेंटेज 6 से परसेंटेज निकालने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 32% अंक ला रहा था और ये 32% अंक ला रहा था, तो 42 अंक अधिक है। इसका मतलब कितना परसेंट अधिक है भाई, तो 5 इसको जो है हम 6 से भाग करेंगे, 6 7 42, यानी 7% अधिक है। 7% इसमें से घटा दे तो 12 में से 7 घटेगा 5, 25%। इधर से भी आपका 25% आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, दूसरे तरीके में क्या है, परसेंटेज का डिफरेंट। परसेंटेज का डिफरेंट क्या है, एक है 20% और एक है आपका 30%। दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा 32%, सॉरी 32% है, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा आपका 12%। और अंकों को जोड़ देना है, अंकों का डिफरेंट, यानी कि एक 30 अंक माइनस में है और एक जो है आपका 42 अंक अधिक है। इसका मतलब -30 से 42 तक जाएंगे तो ये आपको जो है क्या कितना का अंतर हो जाएगा डिफरेंट, ये हो जाएगा आपका 2 और 4 3 7 72 अंक का हो जाएगा, 72 अंक का हो जाएगा। तो 12% का मतलब 72 अंक, 12% का मतलब 72 अंक। तो आप चाहें तो इसे कटा सकते हैं किससे, 12 5 60, 12 छक्के 72, यानी 1% का मतलब 6 है। 1% का मतलब 6 अंक। तो अब बता दीजिए 30 अंक का मतलब कितना परसेंट होगा, 30 अंक का मतलब 6 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 5%। 5% मतलब 30 अंक। अब जो बंदा 20% अंक ला रहा था, अब 30 अंक से फेल हो रहा है, तो उसे कितना देना पड़ेगा, 30 अंक का मतलब 5% दे दीजिए, तो 20 और 5 25 हो जाएगा। ये दूसरा मेथड कमाल का है और बिल्कुल आसान है, ईजी है। क्लियर है, समझ में आ गया।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी त्रिभुजानुमा क्षेत्र की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है, तो गायों द्वारा बिना चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से मेरी बात समझिए। एक त्रिभुज है, एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में हर एक कोने पे जो है 7 मीटर जो है एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, 7-7 मीटर की रस्सी बंधी हुई है। अब ये बाहर चरेगा वो अलग बात है, लेकिन अंदर जितना भाग चल रहा है उतना हमें काउंट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ट्रेंगल का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हीरोज फार्मूला का जो है उपयोग करना पड़ेगा। हीरोज फार्मूला क्या कहता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस सी यह फार्मूला होता है हीरोज का, जहां एस इजकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी करेंगे 26 प्लस 28 और प्लस 30 बटे 2 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना? इसको जो है यदि सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, जल्दी से बता दीजिए हमें। ये आपका हो जाएगा 42, इसका मान आएगा 42, ठीक है, यानी एस का मान आ जाएगा 42। उसके बाद जो है अब ट्रेंगल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका इस फार्मूले से, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा कितना? रूट के अंदर हो जाएगा 42, फिर इनटू एस माइनस ए, यानी कि आपको 42 से आपको कितना 26 माइनस करना होगा, फिर आपको 28 माइनस करना होगा, फिर 30 माइनस करना होगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 16, 14 और 12। हटा के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे इसको जो है इनटू करेंगे तो ये आपको जो है यानी कि इसके रूट से हटा दिया जाए तो आपका डायरेक्ट मान आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इस क्षेत्र का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 336। अब घास तो गाय चरेगी ही चरेगी, तो इतना चर गई, इतना भी चर गई और इतना चर गई, इतना ये सभी घास चर गई, तो बाकी जो बचा वही हमें बताना है। इसका मतलब कि 336 में से ये चरे हुए भाग को हमें निकाल देना है, घटा देना है। तो चरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे? अब देखिए गाय चरेगी जब खूंटा से बांधी हुई है यहाँ पर 7 मीटर, तो ये चलेगी वृत्त के क्षेत्रफल के हिसाब से। बट क्या है, ये वृत्त का हम जो है एक का निकाल लें यहाँ से, इसको जो है हम एक निकाल लें। तो अब देखिए ये ट्रेंगल क्या है, कौन सी त्रिभुज नुमा क्षेत्र है और इसकी भुजाएं जो है आप देख रहे हैं। तो ये दोनों जो है क्या है, दोनों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों बराबर बराबर चलेगा, क्योंकि जो है 7 7 हर जगह, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो है कोण क्या हो जाएंगे, 180 के बराबर चलेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का एक 180, ये जो 180 होता है, बट वृत्त का 360 होता है। वृत्त का 360 होता है तो कोण में चल रहा है, इसका मतलब 180 के बराबर चलेगा। इसका मतलब जो है देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि गायों द्वारा चरा गया चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, चरे हुए भाग का चरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब इसको ध्यान से देखिए। तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बट ये एंगल के हिसाब से चल रहा है तो हम इसमें चाप निकालेंगे थीटा बटे 360, और थीटा का मान यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान रखेंगे हम 180 बटे 360, इसलिए कि ये जो है तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 18 दूनी 36, 2 हो जाएगा, यानी कि 22 बटे 7 गुणे आर का मान आपका दिया है 7 मीटर लंबी रस्सी है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, और गुणे 2, ये अपन 1/2, ये आपका जो है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, 7 × 7, तो ये तो हो गया आपका, अपन यहीं पे 2 लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 7 से 7 खत्म, 2 से 2 आपका 11 हो जाएगा, तो 11 7 77 हो जाएगा। 77 मीटर स्क्वायर जो है गाय चर गई है। तो इस 336 माइनस 7 कर लेंगे, 16 में से 7 घटेगा 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा। 329 मीटर स्क्वायर जो है ये लोग जो है क्या किए हैं, 329, सॉरी यहाँ पर जो है 77 माइनस करेंगे, 7 से माइनस कर रहे हैं, सॉरी। तो 16 में से 7 घटेगा 9 हो जाएगा, ये 12 में से 7 घटेगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका 2 बच जाएगा। 259 आपका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर है? 259 मीटर स्क्वायर, 259 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है और यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 बन जाता है। यानी कि अल्कोहल में ये एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और वाटर है जिसका रेशियो है 4:3। अब इसमें 5 लीटर मिलाते हैं तो 4:5 बन जाता है। अल्कोहल उतना ही रहता है लेकिन वाटर का जो है परसेंटेज बदल जाता है। अब देखिए ये जब तक सेम नहीं होगा तब तक सवाल नहीं होगा। तो एक तो सेम हो गया, इसका मतलब यहीं पे डिफरेंट हो रहा है, तो 2 यूनिट डाला गया। 2 यूनिट डालने का मतलब है 5 लीटर डाला गया है, तो 1 यूनिट का मतलब 5/2, या आप यहीं से जो है आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। 2 का मतलब 5 लीटर है, तो आपसे पूछा है कि बताओ अल्कोहल की मात्रा कितनी है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल मतलब 4 था, तो 4 का मतलब आपको निकाल देना है 5 × 2। 2 में 2 से इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, तो 5 में 2 से इंटू कर लेंगे 10 लीटर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर डी आंसर सही है, 10 लीटर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने कि कुल 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। तो 13 और 11 आपका हो जाएगा 24। 24 का मतलब 504, 504। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 1 का मतलब जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा। 1 का मतलब हो जाएगा आपका 21। 1 का मतलब 21, तो 13 का मतलब हो जाएगा 13 × 21। 13 × 21 यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 × 21 273। और 11 का मतलब 11 × 21। 11 × 21 करेंगे 1 हो जाएगा, ये आपका 2 1 3 होगा और ये 2 होगा, 231। अब ये क्या थे? लड़कों और लड़कियों, यानी कि ये बॉयज़ थे और ये गर्ल थे। तो गर्ल में 3 हमें जोड़ना है, तो 3 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 234। अब आपको रेशियो बताना है 273 रेशियो 234। अब कटाएंगे कैसे भाई? कटा दीजिए। कैसे कटाएंगे? 3 से कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। ध्यान से देखिए, 3 9 27, 3 1 में 3 और 3 7 21, 3 8 24। अभी भी किसी से कटेगा? 13 से कट सकता है, 13 7 91 और 13 6 78, यानी 7:6 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। पर एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब देखिए, कभी भी आपको ऐसे संख्या, ऐसे सवाल मिले तो आप एक बात याद रखिएगा कि सबसे छोटी संख्या यानी कि 3 3 ही आ रहा है, 3 3 3। इस 3 को यदि 6 बार लिखा गया है और 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बिल्कुल डिवाइड होगा। यानी कि कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, यदि 6 बार लिखा हुआ है तो वो जो है 7 से डिवाइड होगा ही होगा। इसने कहा 3 आता है, इसका मतलब कि जैसे किसी x में हमने 7 से गुणा किया तो ये 3 3 ये वाला आ रहा है। इसका मतलब कि x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 7 333/7। तो x = 333। तो हम भाग करना बहुत आसान है, गुणा करने में आप सभी ऑप्शनों में गुणा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस जो है तरीके को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भाग करना बहुत आसान है और जैसे ही हम भाग करेंगे इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 4 7 6 1 9। ठीक है, यानी 47,619 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब भाग करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको जो है 7 चौक 28 होगा, 7 5 35 तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो 47,619 आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साड़ी के अंकित मूल्य, यानी द मार्केट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 200। साड़ी का जो अंकित मूल्य है ये 200 रुपया है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 16 रुपया लाभ कमाता है। अब देखिए, जब एमआरपी आपका जो है, एमआरपी आपका 200 रुपया है तो एसपी तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसने कहा कि 20% छूट दिया गया है। तो 200 का 20% छूट मतलब 80% ही दाम लेगा, और 80% दाम लेने का मतलब कि 8 दूनी 16 रुपया 120, यानी कि 8 दूनी 16 160 रुपये में वो जो है दे दिया। अब कहा कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये इसे मिला है 16 रुपया, तो 16 रुपया यदि माइनस कर लेंगे तो हमें आ जाएगा सीपी। प्रॉफिट 16 रुपया है, 16 रुपीज़, एसपी से माइनस कर ले तो सीपी आ जाएगा। सीपी आ जाएगा यानी कि 10 में से 6 माइनस होगा 4 हो जाएगा।
और यह 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा। 144 रुपये इसका क्या था, सीपी था। अब आपसे कहा कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ बराबर, चाहे आप ये जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं, अधिक मान माइनस कम मान बटा कम मान गुणे 100। तो जो अंतर आएगा 16 रुपये का लाभ है, तो लाभ 16 रुपया, सीपी आपका 144 और ये आपका 100, ये आपका परसेंटेज लाभ हो जाएगा। 16 नवा 44 यानी 144 और 9 से ये 100 जब कटाएंगे तो यह आपका आ जाएगा 11 से 1/9%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 1/9। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 37, 57, 78 प्लस 75 प्लस 179 इज डिवाइडेड बाई 70। 17 से भाग करने पे इसमें शेष क्या आएगा, ध्यान से मेरी बात समझिए। इसके नीचे जो है हम 17 लिख देते हैं, चाहे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब 17 लिखेंगे तो 17 से 37 में भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 34 से बचेगा शेष कितना, +3 शेष बचेगा। 17 ते 51 कितना बचेगा, +6 बचेगा। 17 चौके 68, 17 चौके क्या हो जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पर शेष 10 बचेगा। 17 5 85 हम कर ले तो -10 यहाँ पे बचेगा। भाई आगे बढ़ देंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे -10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं आपको, 17 दूनी 34 तो 3 आएगा। 17 या 51 तो +6 होगा। 17 चौके 68 तो +10 हो जाएगा। 17 5 85 तो -10 होगा और 17 दाम 170, यहाँ पर 9 शेष हो जाएगा, प्लस का 9। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया आप इन्फॉर्मेशन की क्या हमने बता रखा था। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतने इतने शेष आएंगे तो 10 और -10 खत्म हो जाएगा, +10 और -10 कट जाएगा। 6 और 3 9 और 9 9 18। अब 18 शेष बचा, 18 में 17 से आप डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा, 17 का में 17 यानी एक रिमाइंडर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 1 रिमाइंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एक बार और इस सवाल को देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1/2.315 इक्वल टू 0.04319 है, 0.4319 है। तो 1/, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, 1/0.0002315 आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ तक खिसका दे, दाहिने तरफ खिसका दे, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, 4 अंक दाहिने तरफ खींचने का मतलब है कि 2.315 होगा और इसमें इंटू करना पड़ेगा 10 के पावर -4 से। ये 10 के पावर -4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा यानी कि 10 के पावर 4 अपॉन 2.315 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका 10 के पावर 4 इंटू 1/2.315 हो जाएगा और 10 के पावर 4 का मतलब जो है 1 लिखकर 4 शून्य होगा और गुणे इसका जो है मतलब दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 0.4319। तो 0.4319 होगा, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट है और 10,000 से हम 10,000 से भाग करेंगे तो 4 शून्य से भाग करेंगे, इसका 4 शून्य से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये 4 शून्य जो है इस पॉइंट को यहाँ तक ला देगा, 4 स्थान जो है खिसका देगा राइट की तरफ। तो 4319.0 जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू √3x - 5 √27x + 108x इक्वल टू -21। यानी इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जब कड़ी के अंदर बराबर नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपका ठीक है 2√3x, यानी कि हमको सभी कड़ी के अंदर जो है 3x बनाने हैं, -5 और ये 27 क्या होता है 3 × 3 × 3 और स्क्वायर रूट की कड़ी है, तो इसका मतलब 2 का पेयर बनेगा, एक अंदर ही रह जाएगा, तो 1 2 1 3 जो है बाहर हो जाएगा। तो 5 × 3 √3x हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर 108, ये क्या हो जाएगा, तो 108 का देखिए क्या होता है, 108 का आपका 36 × 3 हो जाएगा, 3 6 18 का 3 3 के 9 1 10, यानी 36 का जो है आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 हो जाएगा और √x इक्वल टू -21। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके गुणांकों को जोड़ लीजिए, 6 2 8
6 और 1 मिनट, यहाँ पर 6 2 8, 8 कड़ी में 3x और -5 3 15 कड़ी में 3x इजकल टू -21। 15 में से 8 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो -7√3x इजकल टू -21। 7 माइनस ये 21 कट जाएगा, √3x इजकल टू ये हो जाएगा आपका 7 के 21 यानी कि 9। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 के 21 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट है, जब ये रूट इधर जाएगा तो ये इसको स्क्वायर बनाएगा, चाहे हम ये कर ले कि दोनों को स्क्वायर करने पे, तो 3x इजकल टू 9, तो x इजकल टू आपका 3 आ जाएगा। और 3 ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फ्रॉम √64/288। अब इसको जो है हम कटा लें, रूट के अंदर ही कटाएंगे, किससे, 8 से कटा ले तो 8 ही 8 64, 8 बार में, और ये 8 के 24 और 6 के 48, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कटा ले इसे 4 से, ये रूट के अंदर ही है, 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो ये आपको क्या देगा, रूट के अंदर जो है 2/9 दिया, 2/9, तो √2 का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, लेकिन 9 का निकल जाएगा 3, तो √2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि त्रिभुज में कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना। मान लेते, देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं, तो मान लेते हैं छोटा कोण x है, सबसे छोटे कोण का 3 गुना, तो 3x। एक दूसरे कोण की बात कर रहा कि एक कोण छोटे कोण का 3 गुना है, 3x है, और दूसरा छोटे कोण का 2 गुना है, दूसरा जो है 2 गुना है तो 2x। अब तीनों कोणों को जोड़ने पर जो है हमें कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये हो जाएगा आपका 6x 180, तो x इजकल टू 30। आपका राइट आंसर, आपसे पूछा था कि सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है पाई चार्ट से। ध्यान से मेरी बात समझिए और इस पाई चार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले पढ़िए कि पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। यह अनुपात है आबादी का, ये आबादी है, ठीक है, ये आबादी का अनुपात है, और ये आपका जो है क्या है, विलेज का नाम दे दिया गया, और पॉपुलेशन बेलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे, ये आपका जो है गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, ठीक है ना, ये गरीबी रेखा से जो है नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी से नीचे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि यदि गांव x की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है, 12,160 ये भी परसेंटेज में ही है, ध्यान दीजिएगा, 38%, 40, 52% सभी परसेंटेज में है। गांव x क्या है, 38% गरीबी रेखा से नीचे, इसका मतलब कि 38% का मान कितना होगा, 12,160 हो जाएगा। 38% का मतलब 12,160, तो 1% का मतलब 12,160 को जब हम 38 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 320। 1% का मतलब 320 है, 1% का मतलब 320, तो 100% कुल आबादी होती है, 100% का मतलब हो जाएगा 3200, यानी कि 32,000 जो है पूरी ये आबादी हो गई। अब इसमें आपसे क्या कहा, अब इसमें कहा आपसे कि आप बताएं तो गांव एस की आबादी कितनी होगी, गांव एस की आबादी कितनी होगी, तो गांव एस की आबादी, अब देखिए ये 32,000 है, 32,000 सिर्फ एक्स की, 32,000 सिर्फ किसकी, एक्स की, और ये एक्स है 16%, यानी कि ये अब जो है 16% का मान हो जाएगा 32,000, ठीक है। तो 32,000, इसका मतलब 1% का मतलब 16 दूनी 32, 2,000, तो 100% का मतलब, 100% का मतलब जो है 20,000 जो है टोटल क्या है, ये जो है 100% का मतलब जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 2,000, और 100% का मतलब 20,000, ठीक है। अब आपसे कहा किसका, आपसे कहा 100% का मतलब नहीं, सॉरी यहाँ पे जो है आपको ये गलत हो रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिए। यहाँ पे आपसे जो है किसका निकालना है, 100% का मतलब तो 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पे कहा आपसे कि किसका निकालना है, आप बताएं कि एस की आबादी कितनी है, एस आपको 11% बताना है, ये आबादी है, तो 1% का मतलब 2,000 है, तो 11% का मतलब 11 दूनी 22,000 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 22,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन इसी पे है। अगला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन है आपके सामने कि गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात कितना है। तो देखिए हमें ना ही इसमें जो है टोटल आबादी कितना है ये भी नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, मानना पड़ेगा लेट कि आबादी जो है, टोटल आबादी कितनी है। टोटल आबादी हम मान लें कि ये 1000 है। टोटल आबादी कितनी है, टोटल आबादी यदि 1000 है तो टी की जो संख्या होगी, टी की जनसंख्या कितनी है, इसमें 21% है, तो 21% का मतलब जो है कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 21% का मतलब 210, और जो जेड की आबादी होगी, जेड की आबादी, तो जेड की आबादी है 11%, तो ये 110 हो जाएगा। जेड की आबादी 110 हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके गरीबी रेखा से नीचे की लोगों की, तो 210 लोग हैं टी में 210 लोग हैं, और इसमें गरीबी लोग हैं 46%, गरीबी रेखा से नीचे 46%, तो इनका रेशियो लिख लेंगे ये ऐसे। उसके बाद जो है जेड वाले क्या 110 आया है, जेड का 110 आया है, ठीक है। 110, तो 110 और जेड में कितना परसेंट जो है इसका है 42% है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 42/100। तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। आप इसे कटा सकते हो किससे, 21 दूनी 42, 21 से ये 42 कट जाएगा, 2 से ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 23:11 का अनुपात है। तो 23:11, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, करेक्ट आंसर C आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसी पे अगला क्वेश्चन भी है। यदि गांव आर की आबादी 32,000 है, गांव आर की आबादी यानी कि 16% का मतलब 32,000, तो 1% का मतलब कितना 2000, 1% का मतलब 2000। वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, तो पहले वाई की जनसंख्या निकाले, वाई 15% है, तो 1% का मतलब 2000, तो 15% का मतलब 3000, 15% का मतलब ये 15 दूनी 30, 30,000, ठीक है, ये 30,000 आया। अब वाई की जनसंख्या 30,000 है, अब इसमें कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, 52% है, तो 30,000 का 30,000 का 52% आपको निकालना पड़ेगा, 52%, तभी गरीबी रेखा से नीचे की आबादी हम बता पाएंगे। तो 20 से 20 खत्म। अब ये आपको जो है सॉल्व कर देना है, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, और ये 2 शून्य लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 15,600 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतिम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात समझिए। क्वेश्चन है कि इन 2010 यानी 2010 में वाई और वी की गाँव की आबादी 10% बढ़ जाती है। 9 की अपेक्षा 10 में जो है 10% बढ़ गई है जनसंख्या किसकी, तो एक्स और वाई की गांव की आबादी, ये 10% बढ़ा है। सभी गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है, ये जो है अपरिवर्तित रहेगा। आबादी जो पॉवर्टी लाइन है ये जो है गरीबी रेखा से बदलेगा नहीं। 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 थी। 2009 में गांव वाई यानी कि 15% का मतलब 30,000, 15% का मतलब जो है आबादी 30,000 है, 30,000, तो 1% का मतलब 15 दूनी 30, 2000, ठीक है। 1% का मतलब 2000, ये वाई की बात कर रहे हैं। अब आपके तो इसका जो है यदि 2009 में है, फिर हम 2009 में किसका निकाल लें, वी का भी निकाल लें, तो वी का 10% यानी कि 10% का मतलब हो जाएगा 20,000। 20,000 जनसंख्या जो है वी की हो जाएगी, और ये वाई की थी, और ये वी की हो गई। वी की 20,000 और वाई की 30,000 था। अच्छा, ये 2009 की बात थी। अब 2010 में बढ़े, तो 2010 में 10% बढ़ रहा है, तो वाई हो जाएगा 30,000 था, तो 10% बढ़ने का मतलब 3,000 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई बढ़कर कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। सॉरी, ये वाई जो है 33,000 हो जाएगा, वाई की जनसंख्या 33,000 हो जाएगी, और वी की जनसंख्या जो है 22,000 हो जाएगी। 2,000 बढ़ जाएगा क्योंकि 10% 2,000 होगा, ये बढ़ गई जनसंख्या। अब आपसे कहा कि वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है, 2010 में वी की गरीबी, तो ये 22,000 टोटल जनसंख्या है, और ये जो है वो वेलो पॉवर्टी लाइन ये कम नहीं हो रहा है, ये परसेंटेज ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें वी की जो है 58% गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं। तो 22,000 का 58% हम निकाल लेंगे, तो 22,000 का 58% मतलब 58/100, ये 20 से 20 खत्म, 22 से 58 में गुणा करना है, तो 22 से 58 में गुणा करेंगे
22 से 58 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12,760। कितना हो जाएगा? 12,760 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर भी करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर करें। आज हमने बात की एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।